चोल साम्राज्य, रहस्यमयी नगरी। क्या आप जानते हैं कि हर सभ्यता, चाहे वो सिंधु घाटी की हो या फिर हड़प्पा की या फिर मोहनजोदाड़ो की, हर सभ्यता अपने साथ लाती है एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सभ्यता ही तो है जो लोगों को आपस में जोड़ के रखती है, कभी अपनी कलाओं से तो कभी अपने रोचक किस्सों से। हमारे भारत का इतिहास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, जो हमें कदम दर कदम एक नए किस्से से जोड़ता चला आया है। कितने ही राज्य, कितने ही वंश इसका हिस्सा रह चुके हैं। कभी सम्राट अशोक महान तो कभी अकबर बादशाह। किसी ने जीत के लिए राज्यों पे चढ़ाई कर दी तो किसी ने उस राज्य से दोस्ती। किसी ने अपनी कूटनीति से मगध राज्य का निर्माण किया तो किसी ने अपने बल के प्रयोग से मराठों का परचम लहराया। सत्ता का यही खेल चलता रहा, लेकिन कभी रुका नहीं, और हर बार इस देश की मिट्टी ने एक नए युग को अपना लिया। ऐसा ही युग था चोल साम्राज्य का। हमें इस वंश के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का ये काल स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यही वंश था। इस वंश के राजाओं ने न केवल भारत में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से भागों को भी अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था, जिनमें से श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और जावा भी शामिल है। इस वंश के शासकों की एक बहुत ही खास बात थी कि वो जिस राज्य में अपनी जीत हासिल करते थे, अपने ध्वज के साथ वो एक मंदिर का निर्माण अवश्य करवाते और उस मंदिर के नाम को अपनी उपाधि से जोड़ देते थे। ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं। इसी वंश के एक राजा थे, अरुलमोझी वर्मन। इस वंश के राजा बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाले, इसलिए ये लोग नदियों का बहुत ही सम्मान करते थे। अरुलमोझी वर्मन घूमते घामते बंगाल पहुंच गए और चढ़ाई कर दी अपनी बहुत ही छोटी सी सेना के साथ। वैसे उन्हें छेड़ा बंगाल के राजा नहीं था, तो ये भी कहां पीछे हटने वालों में से थे। इन्होंने भी अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन किया और उनके छक्के छुड़वा दिए। बंगाल के राजा ने हार मान ली और उनसे कहा कि आप तो बड़े राज्य के नरेश हैं, आपको यहाँ आके राज करने की क्या जरूरत। तो उनका जवाब था, मैं तो यहाँ बस गंगा जल लेने आया था। युद्ध की शुरुआत तो आपने की, तो मुझे भी जवाब तो देना ही था, वरना ये मेरा भी अपमान होता। उन्होंने एक छोटी सी बोतल में जल लिया और वहां के राजा को बोले, भले ही ये राज्य अब मेरा है, पर शासन आप करिए अपने हिसाब से, जैसे आप पहले रहते थे वैसे रहिए। इतना बोल के वो जल लेके अपने देश चले आए। वहां एक कुंड बनवाया और बंगाल से लाए गंगा जल को उस कुंड में मिला दिया और उसको नाम दे दिया गंगईकोंडपुरम, और खुद को उपाधि दी गंगईकोंड की, जिसका मतलब होता है गंगा को जीतने वाला। तो ऐसा था ये चोल वंश, जहां बहुत प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने प्रताप से इस वंश को आगे बढ़ाया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि चोल वंश बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे, तो ये अपने हर काम को करने से पहले अपने राज ज्योतिषी से सलाह मशवरा जरूर करते थे। पूजा पाठ इनकी दिनचर्या का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। कहीं कहीं तो ये प्रूफ भी मिले हैं कि चोल वंश के मंदिरों में अपने देवता की मूर्ति के साथ अपने राजा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी भी मूर्ति रखी जाती थी और उसकी पूजा की जाती थी। इस वंश में कई राजा हुए हैं, पर चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं आदित्य करिकलन से। आदित्य करिकलन सुंदर चोला के सबसे बड़े बेटे थे। वो बहुत ही तेजस्वी, बलशाली और बुद्धिमान थे। एक राजा के उनमें सारे गुण थे। आदित्य करिकालन देखने में बहुत ही आकर्षक थे। राज्य की कई लड़कियां इन पे मरती थी, पर आदित्य करिकालन का दिल तो किसी और ही अप्सरा ने जीत रखा था। सुंदर चोल अपने राजकाज संभालने की जिम्मेदारी को पूरा कर चुके थे और अब चोल वंश को इंतजार था अपने नए राजा का। सारा राज्य जानता था कि सुंदर चोल के बाद गद्दी पे बैठने का हक अब उनके बड़े पुत्र आदित्य करिकालन का है। लेकिन ऐसा कब हुआ है कि जो हम सोचते हैं वो पूरा हो जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा था इस वंश में भी। षड्यंत्रकारियों का ग्रुप पूरी तरह तैयार हो चुका था अपने साजिश को अंजाम देने के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं उन्हीं के देश में। कहानी को सुनने में ज्यादा मजा आएगा जब आप हमारे साथ चलेंगे उस टाइम में जहां ये सब हो रहा था। तो फिर आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप चोल राज्य में हैं, जहां हर दिन हर पल एक नई कहानी बन रही हो। तो चलिए बैठ जाते हैं हम अपनी टाइम मशीन में, जो हमें ले जाएगा 9th सेंचुरी में। बीच बीच में हम वापस भी आएंगे, नहीं तो पता चला कि हम वहीं रह गए। पूरा महल जानता है कि महाराजा सुंदर चोल काफी दिनों से
बीमार चल रहे हैं आदित्य करिकालन, जो कि इस समय नॉर्थ कमांड के जनरल हैं कांची में और वहां की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुंदर चोल के दूसरे पुत्र अरुल मोजही श्रीलंका में हैं। चोल वंश के सबसे बड़े दुश्मन पांड्यन को इस बात की खबर लग चुकी है कि महाराजा सुंदर चोल इस समय महल में अकेले हैं, बहुत बीमार हैं और अपाहिज भी। जी हाँ, सुंदर चोल के दोनों पैरों को लकवा हो गया है। ऐसे में जहां हर पग पे विरोधी एक अवसर की तलाश में है कि महाराज की हत्या कर दी जाए और दोनों पुत्रों की अनुपस्थिति में चोल राज्य पर हमला कर दिया जाए, वहीं दूसरी ओर आदित्य करिकालन को कुछ ऐसा पता चलता है कि वो कांची से सब कुछ छोड़ के मदुरई की ओर कूच करता है। मतलब वो पांड्यन राज्य की ओर बिना किसी को कुछ बताए निकल पड़ता है, जिसकी भनक किसी को भी नहीं है। वहीं महल से गुप्तचरों को यह संदेश लेके भेजा जाता है कि महाराज की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए दोनों पुत्र तुरंत महल के लिए प्रस्थान करें। ऐसा ही एक गुप्तचर आदित्य करिकालन भेजते हैं महल की तरफ। यह व्यक्ति आदित्य का सबसे करीबी दोस्त बंध्याठेवन है। बंध्याठेवन इस कहानी के प्रमुख पात्रों में से एक है, जिसकी ईमानदारी चोल वंश के लिए साफ झलकती है। इसकी सूझबूझ से न केवल आदित्य बल्कि महाराजा सुंदर चोल भी काफी प्रभावित थे, इसलिए राजसभा के कई ओहदेदार बंध्याठेवन से बहुत जलते हैं। बंध्याठेवन की आंख कान हमेशा खुले रहते थे, उसे हर बात की खबर रहती थी। कहते थे कि चींटी के चलने की भी आहट बंध्याठेवन को लग जाती थी। इसीलिए महाराज सुंदर चोल की बीमारी की खबर सुनते ही वो राजमहल की ओर बढ़ जाते हैं। बंध्याठेवन को पांड्यन द्वारा रचाई जा रही साजिशों की भनक लग चुकी थी और उसे महल के ऊपर मंडरा रहे खतरे का भी अंदाजा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर आदित्य भी पांड्यन के राज्य मदुरई की ओर निकल पड़े हैं। गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि महल पे हमला होने वाला है। युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। महाराज को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जब दोनों पुत्र राजमहल में नहीं है तो किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर एक व्यक्ति था जो दोनों राजकुमारों के न होने पर भी इस राजमहल के कार्यभार को और ऐसी गंभीर स्थिति को बहुत ही मैच्योरिटी से संभाल रहा है, या यूं कह ले कि संभाल रही है, और वो है महाराजा सुंदर चोल की बेटी कुंदबई। जहां पांड्यन हमले की पूरी तैयारी कर चुके थे, वहीं कुंदबई भी तैयार है परिस्थिति का सामना करने के लिए। तभी बंध्याठेवन आते हैं और आदित्य करिकालन द्वारा भेजे गए संदेश को महाराजा और राजकुमारी कुंदबई को बताते हैं। माथे पे छाई परेशानी की लकीरें अब मिट चुकी हैं। वहीं पांड्यन जो हमले को तैयार थे अपनी सेनाओं को पीछे लेने लगते हैं। महल में एक सुकून, एक शांति है। वहीं पांड्यन सेना में हमें डर देखने को मिल रहा है। डर तो लग रहा है मुझे भी मेरे घर जाना है। टाइम मशीन चले क्या? सबकी निगाहों में जैसे खून भरा हुआ है। अभी यहां से नहीं गए तो मेरी भी शामत आ जाएगी। दोबारा फिर आ जाएंगे, थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा तब तक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिस्थितियां अचानक से बदल गई? क्या खबर सुनाई बंध्याठेवन ने महाराजा को? आखिर क्यों गया आदित्य मदुरई? ऐसा क्या पता चला उसे और ऐसा क्या कदम उठाया आदित्य करिकालन ने? इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे अपनी आगे की कहानी में। लेकिन इससे पहले तक हम आपको बताएंगे कि आखिर में ऐसी भी क्या टेक्निक थी इनके पास कि इन लोगों ने 1500 सालों तक राज किया। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा इनका, कितने बड़े साम्राज्य को 1500 सालों तक संभाल लिया, इतने युद्ध जीते वो भी समुद्री। इसका मतलब इनकी नेवी भी काफी दमदार रही होगी। तो चलिए चोल वंश की कहानी से पहले आपको सुनाते हैं इनके राज्य को संभालने आर्थिक और सैन्य व्यवस्था। तो इस एपिसोड में आप और हम अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कहानी सुनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर किस वजह से इन्होंने 1500 सालों का इतना लंबा सफर तय कर लिया। इसका मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही कमाल का रहा होगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं इनके तौर तरीकों को, तभी तो मजा आएगा ना। आज चोल वंश के इस नए सेवक की छुट्टी। आज ये सेवक अपनी दुनिया में रहकर पॉपकॉर्न के साथ सुनेगा चोल वंश का ये एपिसोड और जानेगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 6वीं शताब्दी के बीच में साउथ इंडिया के जिन शासकों का राज्य रहा, मतलब जिस वंश ने रूल किया, वो हैं पल्लव, चालुक्य और पांड्य। पल्लवों की राजधानी कांची, चालुक्यों की बादामी और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, जो प्रेजेंट में तंजौर है। और साउथ मतलब केरल में 4 लोग रूल कर रहे थे। कर्नाटक में कदम तथा गंग वंशों का शासन था। इस टाइम में गंग शासक मोस्टली राष्ट्रकूटों के अंडर थे या उनसे मिले हुए थे। राष्ट्रकूट का इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बोलबाला था। पल्लव, पांड्य तथा चेर के साथ मिलकर राष्ट्रकूटों के अगेंस्ट प्लानिंग किया करते थे। इनमें से कुछ शासकों, खासकर पल्लवों के पास शक्तिशाली नौसेनाएं भी थी। पल्लवों ने साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा खासा ट्रेडिंग रिलेशनशिप बना रखा था
और उन्होंने बिजनेस और कल्चरल संबंधों को बढ़ाने के लिए कई राजदूत मतलब एम्बेसडर्स भी चीन भेजे। पल्लव भगवान शिव के उपासक थे और इन्होंने अभी के चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम में कई मंदिरों का निर्माण किया। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें चोल वंश का जिक्र तो कहीं किया ही नहीं है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इन सारे शासकों ने पूरे साउथ इंडिया के साथ साथ मिडिल इंडिया के भी कुछ पार्ट्स पर अपना रूल कर लिया था। तो अब जब चोल राजाओं की एंट्री होती है तब आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने धीरे धीरे इस पूरे एरिया को अपने अंडर में कर लिया। चोल राज्य के संस्थापक विजयालय चोल हैं और ये पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन इस वंश की स्थापना बहुत साल पहले करिकलन द्वारा कर दी गई थी। बहुत ही बहादुर योद्धा थे। इन्होंने सबसे पहले सी रूट से श्रीलंका पे धावा बोला था। करिकालन ने काफी साल तक राज किया, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि इनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे कि इस गद्दी को उस तरह संभाल पाते जैसे करिकालन ने संभाला था। और रिजल्ट ये हुआ कि इन पर चारों तरफ से हमले होने लगे और ये राज्य कहीं दब के रह गया। लेकिन जब विजयालय चोल आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। उन्होंने पहले खुद को ट्रेनिंग दी, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिकल सभी पहलुओं पर अपनी पकड़ बनाई और फिर कर दिया पल्लवों पे आक्रमण और अपना खुद का राज्य स्थापित किया। चोल वंश ने साउथ इंडिया में शक्तिशाली शासकों के साथ मिलकर 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। लंका पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ इनका मालदीव पर भी अधिकार हो गया। इनका साम्राज्य 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। चोल साम्राज्य का विस्तार 9वीं शताब्दी में जोरों शोरों से हुआ। इनके पास शक्तिशाली नौसेना मतलब नेवी थी और जिसकी वजह से इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादा से ज्यादा एरियाज को भी जीत लिया। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद करीब 2 शताब्दियों तक अर्थात 12वीं ईस्वी के मिडिल तक चोल शासकों ने न केवल एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया बल्कि आर्ट और कल्चर को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी। इस राज्य की कोई एक परमानेंट कैपिटल नहीं रही। जैसे जैसे किसी भी राज्य को जीत लेते या फिर जहां रहने लगते उसके ही सेंटर को अपना कैपिटल बना लेते। चोलों के रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि उनका शासन वेल ऑर्गेनाइज्ड था। राज्य के सबसे बड़े अधिकारी की पोजीशन राजा की होती थी, जो मिनिस्टर्स और स्टेट ऑफिशियल्स की एडवाइस से शासन करता था। गवर्नेंस के अकॉर्डिंग सारा राज्य बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइडेड था। मंगलकोट्टम या पलनाडुओं में बटे होते थे। इनके बाद की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के अकॉर्डिंग नाडु यानी जिला, कुर्रम यानी ग्राम समूह एवं ग्रामम थे। चोल राज्यकाल में इनका शासन पब्लिक मीटिंग्स द्वारा होता था। चोल ग्राम सभाएं उर या सभा कही जाती थी। इनके मेंबर्स गांव के ही रहने वाले लोग होते थे, मतलब लोकल पीपल। सभा की एग्जीक्यूटिव काउंसिल आड़ुगणम का सिलेक्शन ये लोग अपने में से करते थे। उत्तर मेरूर के रिकॉर्ड से उस ग्राम सभा के फंक्शंस आदि का अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उत्तर मेरूर ग्राम शासन सभा की 5 उप समितियों यानी सब कमिटीज द्वारा होता था। और हाँ, इनके मेंबर्स को सैलरीज नहीं मिलती थी और वो केवल 1 साल तक ही काम कर सकते थे। ये अपने शासन के लिए स्वतंत्र थे, मतलब राजा भी इनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। ये फ्री रूलर थे केवल उस एरिया तक के। चोल राजाओं ने सिंचाई की सुविधा के लिए कुएं और तालाब खुदवाए और नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय बनवाए यानी डैम्स बनवाए। करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम के समीप एक झील खुदवाई जिसका बांध 16 मील लंबा था। इसको 2 नदियों के जल से भरने की व्यवस्था की गई और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के लिए स्टोन सिस्टम और नहरें बनाई गई और वहां से आने जाने के लिए राजपथ और नदियों पर घाट भी निर्मित हुए। सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों को अधिक अधिकार प्राप्त थे। सोशल सिस्टम को धर्मशास्त्रों के ऑर्डर्स और आइडियल्स के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश की जाती थी। इंडस्ट्री और बिजनेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, वलंगे और इडंगे। स्त्रियों पर सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। वो प्रॉपर्टीज की ओनर होती थी। उच्च वर्ग के पुरुष बहुविवाह करते थे। सती का प्रचार था। मंदिरों में गुणशीला देवदासियां रहा करती थी। समाज में दास प्रथा प्रचलित थे। दासों की कई कैटेगरी होती थी। आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। नाना देश दिशैया यरतु इंजोरुम्बर व्यापारियों की एक बहुत बड़ी कैटेगरी थी जो बर्मा और सुमात्रा तक बिजनेस करती थी। चोल सम्राट शिव के उपासक थे, लेकिन उनकी नीति धार्मिक सहिष्णुता की थी। उन्होंने बौद्धों को भी दान दिया। जैन भी शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन और प्रचार करते थे। चोल वंश की सेना काफी बड़ी थी। उनके पास टोटल 1,50,000 सेना थी, जिसमें बहुत सारे घोड़े भी शामिल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने घोड़े अरब से मंगवाते थे, जिससे बाद में चलकर इन्हें काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। ये युद्ध में हाथियों का काफी कम यूज करते थे। पैदलों की काउंटिंग्स ज्यादा थी, लेकिन इनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इनकी नौसेना, मतलब इनकी नेवी। उस समय पर इन्होंने अपनी नौसेना के बल पर विदेशी कंट्रीज को जीता था और सी रूट से ही बिजनेस भी करते थे। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये काफी धार्मिक टाइप के थे,
तो इसलिए इन्होंने काफी मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलीश्वरम मंदिर और तारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर भी शामिल है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, आर्किटेक्चर और सेंट्रल डोम से लोगों को अट्रैक्ट करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इस राज्य को क्यों गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है और क्यों बहुत सारे राज्यों की नजरें हमेशा से चोल राजाओं पर कड़ी रहती थी। तो चलिए बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ जिसका जिक्र हमने अपने पहले एपिसोड में किया था। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी सेना के पीछे हटने की और उस शांति में ऐसा भी क्या राज